टुडेज टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन क्या है, जीरोस का क्या मतलब होता है, कैसे हम फाइंड करेंगे उसके जीरोस को जैसे हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, और अल्फा और बीटा की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका नेचर क्या होता है, रूट का नेचर इमेजिनरी होगा या रियल होगा, और अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो तो क्या होगा, और अगर तो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हो उसके दोनों रूट कॉमन हो तो क्या होगा। इन सब की कंडीशंस के बारे में और अलग अलग इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट डेफिनेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में होगा ax² + bx + c = 0, कोई भी एक्सप्रेशन अगर ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन ले लें, अगर हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या इस फॉर्म में होगा ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे 2x² + 7x + 9 = 0, ये इस फॉर्म में ऑलरेडी है जहां पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 9 है, और दूसरी कंडीशन की a डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इस फॉर्म में है। फिर 5x² + 9 = 0, ये इस फॉर्म में नहीं है अभी, लेकिन इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे देखते हैं। 5x² + x की कोई टर्म नहीं, तो x की कोई टर्म नहीं तो हम लिख सकते हैं 0 × x + 9 = 0। अगर हम इसे कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ तो a की वैल्यू हमारी 5 निकल के आएगी, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 9। याद रहे b की वैल्यू के बारे में कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन सिर्फ a की वैल्यू की, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल अगर हम लें x² = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम कहेंगे हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम a बोलते हैं, और x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और 1 डज नॉट इक्वल टू 0 है। बाकी बचा bx + cx, इसमें कहा है तो इसे हम bx + cx ऐड कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं x² + 0 टाइम्स ऑफ x + 0 = 0। इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हो गया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। तो अगर हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया x² + bx + c = 0, या अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में ऑलरेडी है या इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और यही बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अबाउट जीरोस। हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है। लीनियर इक्वेशन अगर होती है 2x + 3 = 0, सपोज करते हैं ये कोई लीनियर इक्वेशन है, तो हमें पढ़ाया गया है कि लीनियर इक्वेशन के हमेशा सिर्फ एक रूट होते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू पे ही सेटिस्फाई होता है। यहाँ x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -3/2 पे सेटिस्फाई करेगी। अगर हम सॉल्व करके देखें, जिस तरह से लीनियर इक्वेशन की सिर्फ वन वेरिएबल होता है, हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशन ax + b = 0 के फॉर्म में होता है, और लीनियर इक्वेशन को सिर्फ x की एक वैल्यू सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब उसका सिर्फ एक रूट होता है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c = 0, अगर हम देखें तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसका मतलब कम से कम x की दो वैल्यू ऐसी होंगी, x की दो ऐसी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होती है उतने नंबर ऑफ x की वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सपोज दैट अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं x⁴ 7 + 9x⁴ 6 + समथिंग 4x = 0, ऐसे अगर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 7। तो मैं कहूंगा इस इक्वेशन में x की 7 ऐसी वैल्यूज होंगी, x के प्लेस पे आप 7 ऐसी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसी तरह से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन जीरोस में दोनों का हम नाम ले देते हैं, पहले वाले को हम कह देते हैं अल्फा, दूसरे वाले को हम बीटा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा। आप अपने जैसा आपको आसान लगे वैसे आप कोई और नाम दे सकते हैं।
हम थ्रू आउट द लेक्चर, पूरे लेक्चर में एक रूट को अल्फा और एक रूट को बीटा ही बोलेंगे। तो अब देखते हैं जीरोस के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं जो उसे सेटिस्फाई करते हैं, एक अल्फा एक बीटा। हम ये नाम दे सकते हैं अल्फा बीटा, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दीजिएगा। उसी को हम जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये सेकेंड टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। थर्ड टॉपिक इज हाउ टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। हाउ टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। लेट्स सपोज एन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम एक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, i पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साथ साथ दिख रहा है, इसका मतलब इसके 2 जीरोस होंगे। तो 2 जीरोस फाइंड करते हैं। तो 2 जीरोस फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला बाय फैक्टराइजेशन, सेकेंड अप्लाइंग फॉर्मूला। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जीरोस फाइंड करने के दो मेथड हैं, या तो आप फैक्टराइजेशन से जीरोस निकाल लीजिए, रूट निकाल लीजिए, या फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करके जीरोस निकाल लीजिए। तो पहले हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 6, 5 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे सो दैट मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे x आएगा, x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन लेंगे 2 आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक 2 एक 3। हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है। अल्फा पहला रूट या दूसरा रूट, अल्फा एक रूट को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोल देते हैं। तो हमें दोनों रूट निकल आए बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से हम फैक्टराइज करके हम रूट निकाल सकते हैं। दूसरा ये है, दूसरा मेथड फॉर्मूला अप्लाई करने का। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो इसकी जो x की वैल्यू होती है वो होती है माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहां प्लस माइनस दोनों सिंबल यूज किया है, इसका मतलब एक बार अगर हम प्लस लेंगे तो x की एक वैल्यू निकल आएगी, अगर हम यहां पे माइनस कंसीडर करेंगे तो x की एक वैल्यू निकल के आएगी। तो हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं अल्फा को। हम कह सकते हैं कि ये माइनस b अपॉन 2a प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा, और बीटा को हम कह सकते हैं माइनस 2a अपॉन b माइनस b अपॉन 2a माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। तो ये दोनों रूट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जो हमने किया था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि इसे हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो कंपेयर करें तो हमें मिलेगा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 5 है और c की वैल्यू 6 है। c की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस 5, a की वैल्यू 1। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस b, और माइनस में माइनस b जब रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस 5 हो जाएगा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, 2 इंटू 1 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू a इंटू c, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 आ जाएगा। 24 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, 2 इंटू 1, 25 माइनस 24 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 2, और यहां माइनस माइनस 5/2 प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। x की दो वैल्यू आएगी। अल्फा अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो एक बार प्लस कंसीडर कर लेंगे। अगर प्लस कंसीडर करेंगे 5/2 प्लस 1/2 आएगा, जिसकी वैल्यू 6/2 आएगी, यानी 3 आ जाएगी। बीटा कंसीडर करेंगे अगर तो बीटा के लिए माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, यानी 5/2 माइनस 1/2, इसका मतलब 4/2 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा।
तो एक वैल्यू 3 आ गई, एक वैल्यू 2 आ गई, जैसा भी हमारे पहले वाले क्वेश्चन में आया। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला रूट्स फाइंड करने के लिए या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो थर्ड स्टेप इज कंप्लीट। फोर्थ इज प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम इस इक्वेशन इन दोनों की वैल्यू को ध्यान से देखें तो अल्फा की वैल्यू -b/2a प्लस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, बीटा की वैल्यू -b/2a माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। लेट्स सपोज हम इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, ये तो ऐड हो जाएगा, दोनों की साइन सेम है, यहाँ पे क्वांटिटी सेम है, b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, b स्क्वायर माइनस 4ac/2a रूट के अंदर दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस एक माइनस अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी -b/2a प्लस -b/2a आएगी, और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी -2b/2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -b/2। तो हम कह सकते हैं ये जनरल इक्वेशन से डिराइव है, तो हमेशा ही एप्लीकेबल होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि जो दोनों रूट का सम होता है वो हमेशा -b/a होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है वो -b/2a होता है। इसे मैं रख कर देता हूं। अब नेक्स्ट हम अप्लाई करने जाएंगे। अगर मैं इसे a कहता हूं, इस पूरे टर्म को b कहता हूं, या x और y लेट्स सपोज p एंड q मान लेते हैं। इस टर्म को p कह देते हैं, इस टर्म को q, तो ये हो जाएगा p प्लस q, ये हो जाएगा p माइनस q। अल्फा की वैल्यू p प्लस q हो जाएगी, बीटा की वैल्यू p माइनस q हो जाएगी। अच्छा, p प्लस q p माइनस q को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, p प्लस क्यू p माइनस क्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू p प्लस क्यू है, बीटा की वैल्यू p माइनस क्यू है। अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो p प्लस क्यू मल्टीप्लाई p माइनस क्यू क्या आता है, t स्क्वायर, यानी p हमने सपोज किया था -b/2a, इसका स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, क्यू हमने सपोज किया है रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2, इसका स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर/4a²। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac विदिन ब्रैकेट अपॉन 4a²। अगर मैं इसे सॉल्व करूं b स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस, इसे अगर सॉल्व किया जाए माइनस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4ac अपॉन 4a² है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम ये रूट को एक साथ, ये दोनों को सेम इसमें कर सकते हैं, सिर्फ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये -b² अपॉन 4a² हो जाएगा। -b² प्लस b² कैंसिल हो जाएगा, 4ac अपॉन 4a² आ जाएगा, 4 कैंसिल, a कैंसिल, यानी c अपॉन a बचा। c अपॉन a स्क्वायर था, a के ऊपर वाले न्यूमरेटर के एक से कैंसिल हो गया तो a के डिनोमिनेटर बचा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी वो c अपॉन a आएगी। सम ऑफ रूट -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को बाय बस सिंपली देख के बता सकते हैं कि उसके सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आएगी। ट्राई करते हैं। अभी हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखा था, जिसके हमने रूट फाइंड किए थे, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट 2 और एक रूट 3 आया था, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3 आई थी। तो अगर हम इसका सम ऑफ रूट निकालें तो 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें तो 6 आना चाहिए। देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें बताई गई है -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो माइनस b की वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू -5 है, अपॉन a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू 1 है, तो माइनस प्लस होके 5 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई। और हमें साफ साफ पता भी चल रहा था 2 + 3 सम ऑफ रूट 5 आएगा। नेक्स्ट,
अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अगर हम इसे देखें तो सी की वैल्यू यहाँ 6 है, 6 अपॉन 1 यानी 6। हम जानते हैं 3 इंटू 2 6 होता है, दो रूट का प्रोडक्ट 6 होता है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा एंड बीटा में हमने क्या पढ़ा कि सम ऑफ जो रूट होता है, सम ऑफ रूट जो होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो सी अपॉन ए। तो हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, डेफिनेशन, जीरोस, हाउ टू फाइंड एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट का यहाँ पे ये मतलब हो जाता है कि रूट इसके कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, कैसे होंगे। तो देखते हैं जो भी इसके x की वैल्यू होती है, x यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करते थे तो वो आती थी माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट सिर्फ 2 हो सकता है, या तो रूट रियल हो सकते हैं या तो रूट इमेजिनरी हो सकते हैं। इमेजिनरी होने की सिर्फ एक कंडीशन है, इमेजिनरी का मतलब नॉट रियल, नॉट रियल का मतलब हम कह सकते हैं नॉन रियल नंबर, ऐसे कह सकते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर होते हैं जो रूट के अंदर जो नंबर आते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को भी रियल नंबर कंसिडर किया जाता है। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर, और वो रियल नंबर भी होता है। इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जब उनके रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। रूट के अंदर से जैसे -5 आ गया, इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर अगर -12 आ गया, इमेजिनरी नंबर। 6 प्लस रूट के अंदर -7 आ गया, इमेजिनरी नंबर। तो इस टाइप के नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर आ रहा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो ये जो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो रियल होगा। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आता है तो वो रूट का जो नंबर है, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आता है, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो वो रियल कहलाता है। तो यहां भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कह रहे तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो रियल नंबर होगा। माइनस बी भी रियल नंबर है क्योंकि माइनस बी कहां से आया, ए बी सी कहां से आया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां ए बी सी तीनों रियल नंबर होते हैं, ए बी सी तीनों रियल नंबर होते, तो बी भी रियल। तो यहां रूट की वैल्यू रियल आ गई, ये भी रियल आ गई, रियल प्लस रियल होता है। और 2a से जब डिवाइड करेंगे, a डज नॉट इक्वल टू 0 है तो जाहिर सी बात है रियल नंबर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो कभी भी वो इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, रियल ही आएगा। रियल नंबर को जब रियल नंबर से डिवाइड किया जाता है तभी वो रियल नंबर ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो वो नंबर हमारा रियल होगा, ठीक है। तो नेचर डिफाइन करने वाली टर्म कौन सी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नाम दे देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट वो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमें बता देगा कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। अगर हम ये कैलकुलेट कर ले तो हमें पता चल जाएगा नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। अब देखते हैं कुछ रूट। अगर इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव यानी नंबर आएगा रियल। तो जो रूट्स होंगे x आएगा जो रियल, जो x क्या है रूट्स, तो अल्फा और बीटा जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट क्यों, डिफरेंट इसलिए क्योंकि सपोज कर लेते हैं कि माइनस बी है और डी की वैल्यू सपोज कर ले 5 आ रही है, डी की वैल्यू 5 आ रही है तो रूट 5 आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऐसे आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 है।
तो एक बार प्लस करेंगे तो माइनस बी प्लस रूट 5 होगा, एक बार माइनस बी माइनस रूट 5 होगा, तो इस वजह से दोनों डिफरेंट आएंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो अल्फा और बीटा रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ये पहला हो गया। अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए, अगर डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म ही गायब हो जाएगी। बी स्क्वायर माइनस फोर से अगर 0 तो रूट 0 तो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस बी अपॉन 2 है तो अल्फा भी माइनस बी अपॉन 2 है और बीटा भी माइनस बी अपॉन 2 है। अगर अल्फा भी माइनस बी अपॉन 2 है और बीटा भी माइनस बी अपॉन 2 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे। और दूसरी बात, रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रियल भी होंगे। अल्फा और बीटा तब रियल होंगे और इक्वल होंगे। अल्फा और बीटा रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। थर्ड टॉपिक इज, अगर थर्ड कंडीशन है कि अगर डी की वैल्यू लेस देन 0, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, और अगर रूट के अंदर निगेटिव आता है तो हम प्लस माइनस रूट के अंदर यहाँ डी है, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है, डी की वैल्यू अगर निगेटिव हो रही है तो रूट के अंदर निगेटिव, तो नंबर कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी। तो अल्फा और बीटा जो होगा वो इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, नॉन रियल नंबर बोल सकते हैं, और डिफरेंट होंगे। रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे और डिफरेंट होंगे। डिफरेंट के साथ साथ ये कॉन्जुगेट भी होते हैं। कॉन्जुगेट कहने का क्या मतलब, एक टर्म होती है जैसे अगर माइनस रूट के अंदर -3 रखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं रूट -1 इंटू रूट -3, रूट -1 इंटू रूट 3। रूट ऑफ -1 को आई सपोज किया जाता है, आयोटा, आई का मतलब आयोटा होता है, तो इसे हम लिखते हैं आई टाइम्स ऑफ रूट 3, आई टाइम्स ऑफ रूट 3। तो इसी तरह से थर्ड कंडीशन में ये दोनों इमेजिनरी होंगे, डिफरेंट होंगे और कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट का मैं मतलब बताता हूं। कॉन्जुगेट का मतलब ये हो गया कि अगर एक a प्लस IB के फॉर्म में है तो दूसरा वाला a माइनस IB के फॉर्म में होगा। अगर a प्लस IB के फॉर्म में है तो दूसरा वाला a माइनस IB के फॉर्म में होगा। इसका मतलब अगर एक 2 प्लस I रूट 3 है तो एक 2 माइनस I रूट 3 होगा। ये होता है कॉन्जुगेट का मतलब। जब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम इसके हर एक टॉपिक के बारे में डीपली पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। तो नेचर ऑफ रूट हो गया। अब हमारा थर्ड आता है वन रूट कॉमन। वन रूट कॉमन कहने का मतलब ये है, अगर हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं और उसपे गिवन है कि वन रूट कॉमन है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, कैसे हम पता कर सकते हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट कॉमन होंगे, उसकी हमें कंडीशन फाइंड करनी है। तो ये सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, तो मैं इसे रब कर देता हूं। तो पहला है, लेट सपोज फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a1 स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके एक रूट अल्फा और बीटा है, इसके रूट अल्फा और बीटा है, और इसके जो रूट है वो बीटा और गामा है। हमने मान लिया है, हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि अगर ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के रूट्स अगर आपस में, दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन दोनों इक्वेशन के रूट में से एक रूट कॉमन है, जैसे यहाँ पे बीटा कॉमन मैंने डिनोट किया, इसमें भी बीटा उसमें भी बीटा, यानी बीटा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या कंडीशन होगी कि हम इस दोनों इक्वेशन को देख के पता, तो कंडीशन क्या बनेगी, इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो, हमें वही कंडीशन फाइंड करनी है। फाइंड द कंडीशन सो दैट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ हैव वन रूट कॉमन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब अगर बीटा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा दोनों में कॉमन है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इससे एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, a1 बीटा स्क्वायर, बीटा को यहां पुट करने पे वैल्यू 0 आएगी, a1 बीटा स्क्वायर बीटा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और जीरोस इसलिए, इसे जीरोस इसलिए कहते हैं क्योंकि जीरोस
x की वो वैल्यू होती है, x की वो वैल्यू जीरोस कहलाती है जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल आ जाएगा, राइट साइड में जीरो है तो जीरो के बराबर आ जाएगी। तो a1 बीटा स्क्वायर प्लस b1 बीटा प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा अगर दूसरे वाले में अगर सेम पुट करें तो a2 बीटा स्क्वायर प्लस c2 b2 बीटा प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों इक्वेशन हो गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा, 10th में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा, जिससे आप सॉल्व करके वैल्यू, अगर एक यहाँ पे बीटा की वैल्यू हमें मालूम होती है, बीटा कॉमन है, तो a2 और इन दोनों के टर्म में हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने क्या पढ़ा था, जो हाईएस्ट पावर होती है बीटा, बीटा स्क्वायर हम यहाँ रखेंगे अपॉन इसको कवर कर लेंगे, जिस टर्म के नीचे एक टर्म ये होती है इज इक्वल टू एक टर्म बीटा की होती है इज इक्वल टू एक टर्म 1 की होती है कांस्टेंट। इसे कैसे फाइंड करेंगे, जब बीटा स्क्वायर के नीचे फाइंड करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, तो बीटा स्क्वायर को कवर कर लेंगे, ये बचा। इसमें पहले इन दोनों को इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे b1 c2 माइनस फिर इसका इससे b2 c1। अब b1 के नीचे जाते हैं, बीटा के नीचे जाएंगे। बीटा के नीचे अगर हमें लिखना पड़ेगा कि बीटा के नीचे क्या टर्म आएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने का तरीका है, आई होप यू नो दैट। बीटा के नीचे अगर लगाना होगा तो बीटा को कवर कर लेंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे c1 का a2 के साथ, c1 a2 माइनस c2 का a1 के साथ c2 a2। देन 1 के नीचे जाना होगा, 1 कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद a1 b2 माइनस a2 b1। ये वो कंडीशन बनती है कि अगर दो इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर अप्लाई करेंगे तो ये वो कंडीशन बनती है। इसे हम सॉल्व कर दें, अगर इन दोनों को एक बार कंसीडर कर लें तो बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अगर इन दोनों को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, अलग अलग निकाल लें, अगर उन दोनों को अलग निकाल लें तो एक बीटा से एक बीटा कैंसिल हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये टर्म उस तरफ चली जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड। अच्छा, अगर देखा जाए तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों बीटा की ही वैल्यू है। अगर दोनों बीटा की वैल्यू तो दोनों आपस में इक्वल भी होनी चाहिए, तो इन दोनों को हम आपस में इक्वेट कर देंगे। अगर इन दोनों को आपस में हम इक्वेट करें तो ये हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1 इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों टर्म सेम है, तो ये हो जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को राइट साइड ले जाएं, a1 b2 माइनस b2 a1 विदिन ब्रैकेट नेक्स्ट b1 c2 माइनस b2 c2। तो ये हमारी वो कंडीशन निकल के चली आएगी, ये कंडीशन होगी, ये वो कंडीशन होगी जिससे हमें पता चलेगा कि दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है या नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दोनों इक्वेशन में मस्ट है कि कोई ना कोई रूट कॉमन हो। ये हमारा टॉपिक। अच्छा, इसी में अगर हम एक कंडीशन, अगर इसी में एक केस सपोज करते हैं कि सपोज दैट बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, कि अगर ऐसा होता है कि दोनों कांस्टेंट, दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म c1 होती है c2 होती है, ये दोनों 0 के बराबर हो। अच्छा, अगर ये दोनों 0 के बराबर हो तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, यहां 0 पुट करेंगे ये 0, यहां 0 पुट करेंगे ये 0, 0 माइनस 0 0, 0 का स्क्वायर 0, लेफ्ट साइड 0 आएगा। राइट साइड देखते हैं क्या है। राइट साइड में इस वाले टर्म में देखें b1 c2 0, b2 c1 जहां भी 0, 0 माइनस 0 0, 0 का ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो भी 0, यानी राइट साइड भी 0 आ गया और दोनों जीरोस आपस में इक्वल। इसका मतलब अगर हम कांस्टेंट टर्म c1 और c2 को 0 के बराबर कर दें
तो लेफ्ट साइड राइट साइड जीरो आएगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यानी सिर्फ कांस्टेंट टर्म को जीरो करने से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो देयर मस्ट बी वन कॉमन रूट इन बोथ इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशन में कोई ना कोई कॉमन रूट जरूर होगा। अब हम इसे चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है। देखिए इक्वेशन ये है कि a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने ये कहा था कि अगर हम c1 c2 को 0 कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म को 0 कर देते हैं, तो मस्ट है कि दोनों में एक रूट जरूर कॉमन होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड भी 0 आ रही है, राइट साइड भी 0 आ रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब एक रूट कॉमन होता है। तो यहाँ c1 की वैल्यू 0 करें, ये गायब हो जाएगी, यहाँ भी 0 करें, ये गायब हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों में x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी x इंटू a1x प्लस b इज इक्वल टू 0, और इसमें भी x कॉमन आ गया तो ये इक्वेशन होगी x इंटू a2x प्लस b2 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके जो दो रूट आएंगे उसमें x इज इक्वल टू 0 आएगा और x इज इक्वल टू माइनस b1 अपॉन a1 आएगा। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें भी x इज इक्वल टू 0 आएगा और x इज इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2 आएगा। तो देखने पे पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू 0 इसमें भी है, x इज इक्वल टू 0 इसमें भी है, यानी एक रूट आपस में इक्वल हो गया। यही हमने प्रूव किया था कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी वन रूट कॉमन इन बोथ इक्वेशन, दैट रूट इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर कांस्टेंट टर्म को 0 कर दिया जाए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर कांस्टेंट टर्म को 0 कर दिया जाएगा तो उसका एक रूट जो होगा कॉमन होगा, वो कॉमन रूट की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये टॉपिक हमारा हो गया। अब हमारा टॉपिक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बोथ रूट कॉमन। बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट कॉमन को समझने से पहले मैं क्या करता हूं, बोथ रूट कॉमन से पढ़ने से, बोथ रूट कॉमन की कंडीशन पढ़ने से पहले हम रीजनरेशन ऑफ इक्वेशन करते हैं फ्रॉम रूट्स। रीजनरेशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम रूट्स का मतलब ये हो गया कि अगर आपको रूट्स मालूम हो तो उससे आप इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे क्वाड्रेटिक की। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मालूम है कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो इनसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका मेथड होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है। तो अगर आपको अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो आप सिंपली इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट दूसरा तरीका है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, और यहां एक कांस्टेंट भी लगा देते हैं a टाइम्स, क्योंकि कांस्टेंट उधर जाके 0 हो जाएगा तो फाइनली यही आएगा। तो अगर आपको मालूम है अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो इस फॉर्म में हो या तो इस फॉर्म में हो, दोनों में से किसी एक फॉर्म में पुट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी जिसका पहला रूट 2 था और दूसरा रूट 3 था। एक रूट 2 था और एक रूट 3 था। तो हम जनरेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखते हैं क्या थी। सम ऑफ रूट कितना होगा? 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी 5 इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा जिसकी वैल्यू 6 आएगी इक्वल टू 0। याद कीजिए हमने इसी इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, इसी से डिराइव किया था। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, जो मैंने दो फॉर्मूले पीछे बताए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, और दूसरा बताया एक्स माइनस अल्फा, वन ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा, वन ब्रैकेट में एक्स माइनस बीटा। उससे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं अगर आपको रूट मालूम हो तो।
अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, 2x² माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसका रूट फाइंड करते हैं। अगर हम इसका रूट फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 10 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर 100 माइनस 4ac 4 इंटू a, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और 8 इंटू 12 हो जाएगा 24 इंटू 4 हो जाएगा 96, तो 96 यहां जाएगा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a यानी 2 इंटू 2, 100 माइनस 96 4 आएगा, 4 का मतलब रूट के अंदर 4 का मतलब 2 हो जाता है, यानी हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2 अपॉन 4। अगर 10 प्लस माइनस 2 अपॉन 4 है तो उसका एक जो रूट होगा, एक रूट जो अल्फा होगा वो 10 प्लस 2 अपॉन 4 होगा, यानी 12 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 3, और एक रूट बीटा होगा यानी 10 माइनस 2 अपॉन 4 यानी 8 बाई 4 होता है 2, यानी दूसरा रूट 2। ये क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 और अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि अल्फा इज इक्वल टू 3 और 2 तो इसके रूट थे, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके भी रूट 3 और 2 थे, इसके भी रूट 3 और 2 थे, इसके भी रूट 3 और 2, इसके भी रूट 3 और 2। इसका मतलब एक से ज्यादा ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है जिसके क्वाड्रेटिक रूट्स, जिसके एक से ज्यादा ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है जिसके रूट्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम डिफाइन करते हैं एक टर्म, इक्वालिटी ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपस में इक्वल होंगे, हम इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपस में इक्वल कहेंगे। हमने डिफाइन किया, हमने ये देखा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के जो रूट है 3 और 2, इसके भी रूट 3 और 2 है, इसके भी रूट 3 और 2 है। इसका मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकती हैं जिसके दोनों रूट सेम हो। और इसके बाद हम डिफाइन करते हैं एक टर्म, इक्वालिटी ऑफ या आइडेंटिकल बोल सकते हैं। हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है, या फिर आप ये कह सकते हैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बोलना बेटर रहेगा। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है, आइडेंटिकल कब होंगी? दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल तब होंगी जब उनके रूट्स आपस में इक्वल हो। यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इक्वल बोलेंगे अगर उन दोनों के रूट आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी हम ये कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों आपस में इक्वल है तो जरा देखते हैं दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपस में इक्वल होती है तो वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरे वाले से डिराइव की जा सकती है, ऐसा रूल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, या फिर इसमें कुछ इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसे पा सकते हैं, या इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसे जनरेट कर सकते हैं। दोनों में से हम कोई भी काम कर सकते हैं। ये होता है कि बोथ इक्वेशन आर डिराइवेबल फ्रॉम ईच अदर, यानी दोनों इक्वेशन, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं एक दूसरे से डिराइव हो जाती है। तो जैसे कि यहां पे देखा जाए तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इस वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x² 10x और ये हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, या हम ये कहें इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे में कंपैटिबल है या इक्वल है, या ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से डिराइव हो सकती है। तो अभी हमने देखा कि दो इक्वेशन आपस में, दो इक्वेशन है ये दोनों अलग अलग इक्वेशन थी। दोनों अलग अलग इक्वेशन होने के बाद भी दोनों रूट कॉमन है। तो दोनों रूट कॉमन होने की कंडीशन बस इतनी सी होती है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिराइव हो जाएगा। यही कंडीशन है टू रूट के दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट के कॉमन होने की। तो यहां पे ये था कि बोथ रूट कॉमन कंडीशन क्या होगी। बोथ रूट कॉमन कंडीशन अगर है तो आप ये देखिए कि अगर ये a1 है, ये a1 है, x² है प्लस b1x है प्लस c1 है, और यहाँ a2x² है प्लस b2x है प्लस c2 है, इज इक्वल टू 0। अगर हम ये कहते हैं कि इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट आपस में इक्वल है,
इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों कोफिशिएंट में सर्टेन नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर जाए, किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो इन दोनों के बराबर होगा। लेट सपोज द नंबर इज के, मान लेते हैं वो नंबर के होगा, तो a1 मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू a2, b1 मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू b2 और c1 मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू c2। अच्छा, अगर k की वैल्यू निकालें, k की वैल्यू हो जाएगी a2 बाई a1, k की वैल्यू हो जाएगी b2 बाई b1, k की वैल्यू हो जाएगी c2 बाई c1। तीनों k की ही वैल्यू है, a2 बाई a1, b2 बाई a1, c2 बाई c1। तो हम ये कह सकते हैं कि a2 अपॉन a1 की वैल्यू b2 अपॉन b1 की वैल्यू k इज इक्वल टू c2 अपॉन c1 की वैल्यू के बराबर होगी। तो यही कंडीशन बन जाती है कि अगर दोनों रूट के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, अगर दोनों रूट आपस में इक्वल हो, बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉमन रूट्स।